क्रिमिनल केस के डिफेंस काउंसिल को एडवोकेट के साथ साथ एक जासूस तथा एक आईओ तथा एक साइंटिस्ट सब कुछ होना पड़ता है। यदि कुछ भी होने में कुछ भी अपूर्ण रहा तो उसके क्लाइंट को वह कमी सजा के रूप में जरूर भुगतनी पड़ेगी। इसे आज के केस में बिल्कुल लाइव देखते हैं। हम पिछले अनेक वर्षों से दो बातें मुख्य रूप से कहते रहे हैं। पहली कि पूरे ट्रायल में आपको केवल और केवल एक चीज बचाती है और वह है आपके द्वारा किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन। आपके द्वारा किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन ही आपको प्रोसिक्यूशन गवाहों के प्रकोप से बचा पाता है। दूसरी बात, सही क्रॉस कर पाना वर्षों की मेहनत के बाद आता है। आप वर्षों तक मेहनत किए बिना सफल क्रॉस कर ही नहीं सकते हैं। आज के केस में नाम पता बदलकर बता रहे हैं। गोपीनाथ पश्चिमी हरियाणा के एक स्कूल में योगा टीचर था। उस पर आरोप है कि योग आसन करवाते हुए उसने एक लड़की बच्चे के स्कर्ट के भीतर का फोटो लिया था। लड़की को विश्राम की अवस्था में खड़ा करके मोबाइल को अखबार में लपेटकर फोटो लिए गए थे। गोपीनाथ को सस्पेंड करके पुलिस केस दर्ज करवा दिया गया था। पुलिस ने उसका फोन बरामद करके एफएसएल में भिजवा दिया था और गोपीनाथ हमारा मेंबर है। गोपीनाथ ने अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेजे तो उन कागजातों ने हमें चौंकाया। पुलिस ने वह केस सेक्शन 13-14 पोक्सो एक्ट में दर्ज किया था, लेकिन उसमें सेक्शन 15 का आरोप नहीं था। सेक्शन 13 पोक्सो एक्ट में किसी नाबालिग लड़की का पोर्न के लिए अश्लील सामग्री बनाने के लिए उपयोग करना होता है, जबकि सेक्शन 14 में उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। यदि नाबालिग लड़की की ऐसी पोर्नोग्राफिक सामग्री को आरोपी ने स्टोर भी किया हो तो उस स्टोरिंग के लिए उसके ऊपर सेक्शन 15 पोक्सो एक्ट में दंड का प्रावधान किया गया है। गोपीनाथ के मोबाइल में लड़की के फोटो मिलने के बावजूद यहाँ अजीब बात यह थी कि गोपीनाथ के खिलाफ सेक्शन 13-14 तो लगा था पोक्सो एक्ट का, लेकिन सेक्शन 15 नहीं लगाया गया था। इस बात का सीधा सा अर्थ जो हमारी समझ में आया था वह यह था कि केस में पुलिस के अलावा भी अन्य कोई बाह्य बल काम कर रहा है। खैर, हमने अपनी कंसल्टेशन रिपोर्ट गोपीनाथ को भेजी और उसमें बताया कि संभवतः उस केस में कोई बाहरी बल भी काम कर रहा था। क्वैशिंग किसी भी कीमत पर नहीं होने वाली थी क्योंकि ये पोक्सो एक्ट का केस था। तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि लड़की का क्रॉस एक कठिन काम होने वाला है और चौथी बात बताई थी कि एफएसएल एक्सपर्ट तथा आईओ को केवल हमसे क्रॉस करवाइए तो आप बच पाएंगे और लड़की को भी करवाएं तो उसमें हम आपको काफी आश्वासन दे सकते हैं। यह लगभग 2020 के नवंबर-दिसंबर की बात है। गोपीनाथ ने हमें बताया कि वह स्वयं ही क्रॉस करेगा या थोड़ा बहुत अपने एडवोकेट की मदद ले लेगा। हमने उसे शुभकामनाएं दी और अपने दूसरे कामों में लग गए। पिछले हफ्ते गोपीनाथ ने एक पीडीएफ भेजा है हमको। हमने खोल के देखा। हमने देखा तो पाया कि उसे 5 साल की सजा सुना दी गई है और 3 महीने बाद वह जेल से बाहर आया है। वह अपनी अपील में हमसे कुछ अथॉरिटीज व दूसरी कानूनी सलाह लेना चाह रहा है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। आइए आपके साथ मिलकर देखते हैं कि क्या हुआ था। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार गोपीनाथ के मोबाइल में 135 थंबनेल्स मिले थे जिनमें लड़की के आंतरिक वस्त्रों की फोटो क्लिक की गई थी। कुछ सवाल उसके केस में बहुत उलझाने वाले थे। यह बात समझ लेने की है कि मोबाइल की स्टोरेज को रोम कहते हैं तथा मोबाइल को चलाने के लिए जो थोड़ी कम मेमोरी की जरूरत पड़ती है उसको हम रैम कहते हैं। जब मोबाइल से इमेज क्लिक करते हैं तो वह उसकी स्टोरेज में स्टोर हो जाती है और रोम का हिस्सा बन जाती है। लेकिन पूरी मेमोरी को हर समय जागृत नहीं रखा जा सकता है, इसलिए उस इमेज का एक छोटा सा रूप जिसे थंबनेल कहते हैं वह मोबाइल की रैम में मौजूद रहता है।
थंबनेल को क्लिक करने से इमेज सामने आ जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक डोरी थंबनेल और इमेज को बांध कर रखती है कि थंबनेल दबाएंगे तो इमेज आ जाएगी, उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार गोपीनाथ के मोबाइल में 135 थंबनेल तो हैं, उतने ही हाइपरलिंक पाथ भी हैं, लेकिन 135 इमेज कहीं भी नहीं है। तो सवाल है कि इमेज कहां गए? ऐसा लगता है कि जानबूझकर इमेजेस को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन हाइपरलिंक्स और थंबनेल को क्लीन नहीं किया गया था। ऐसे समय में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके साथ चालबाजी कर दी गई हो, तो ऐसे में आपके एडवोकेट को इतना सक्षम होना चाहिए कि वे न केवल चालबाजी को पहचान लें, बल्कि चालबाजी हुई है इस बात को कोर्ट में साबित भी कर दें। हमने गोपीनाथ के केस का क्रॉस देखा तो उसमें केवल इतना पूछा गया था कि इमेजेस में किसी लड़की का चेहरा नहीं दिखाई देता है, इसलिए वह उस पीड़िता का फोटो नहीं है। वस्तुतः इसमें एफएसएल एक्सपर्ट के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान स्वयं उसी के मुंह से निकलवाना चाहिए था कि इमेजेस, हाइपरलिंक्स तथा थंबनेल्स की क्या व्यवस्था होती है, तीनों में से सबसे पहले क्या बनता है। डिलीट करना शुरू करें तो सबसे पहले कौन सी चीज डिलीट होगी, डिलीट करते हुए ऐसा कब होगा कि इमेज तो डिलीट हो जाए और उसका थंबनेल व हाइपरलिंक डिलीट ना हो। यानी कि एफएसएल एक्सपर्ट की जूती और एफएसएल एक्सपर्ट का सर, उसी से पूछकर उसी को नष्ट करना था। और जब भी आपको ऐसा करना हो तो इस क्रम में उस एक्सपर्ट से 5 गुना अधिक ज्ञान लेकर तब उसका क्रॉस करना शुरू करना होता है, और उस लालच से बचना होता है कि हम तो क्रॉस करना सीख चुके हैं। यानी कि कराटे की किताब पढ़कर हम लोग ब्रूस ली नहीं बन सकते हैं, उसके लिए मेहनत करनी होगी। इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और छिपा हुआ था, जिस पर गोपीनाथ के एडवोकेट का ध्यान बिल्कुल नहीं गया था। एफएसएल रिपोर्ट में 135 थंबनेल होने की बात कही गई थी, यानी कि मोबाइल से 135 फोटो लिए गए होंगे। अब थोड़ा गणित करके देखिए कि यदि एक फोटो को क्लिक करने में 5 सेकंड्स भी लगे हों, तो 135 फोटोज को लगातार खींचा जाने के लिए मोबाइल का कैमरा 11 से 12 मिनट तक लगातार चलाना पड़ा होगा। सवाल है कि कैसा भी बुरा टीचर हो, क्या किसी लड़की बच्चे के स्कर्ट के नीचे 12 मिनट तक मोबाइल रखकर फोटो को क्लिक कर सकता है? सारे स्कूल में शोर मच जाएगा, क्लास में से सब बच्चे भागकर बाहर चले जाएंगे। दूसरी ओर क्लास के किसी भी बच्चे का ऐसा कोई बयान नहीं है कि मोबाइल को नीचे करके लगातार और बहुत देर तक फोटो खींचे गए थे। 2-3 बयान थे जिसमें एक बार क्लिक किए जाने का बयान था। किसी बच्चे ने सिर्फ इतना बयान दिया था कि मोबाइल पर अखबार लगाकर क्लिक किया गया था, लेकिन 135 बार किया गया था ऐसा कहीं कोई बयान नहीं है। या 135 फोटो लेने के लिए 11 से 12 मिनट तक लगातार क्लिक करते रहे थे, ऐसा भी कोई बयान रिकॉर्ड पर नहीं था। तो सवाल यह है कि यदि ऐसा नहीं हुआ था तो फिर असलियत में क्या हुआ था? इस पर हम यही कहेंगे कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ था, क्योंकि कोई एडवोकेट तो मौके पर गवाह हो नहीं सकता है, हम भी नहीं थे। आपसे पूछा जाए तो आप भी यही कहेंगे कि हमें नहीं पता क्या हुआ था, क्योंकि आप मौके पर नहीं थे। तो फिर यह कैसे पता लगे कि मौके पर क्या हुआ था? जो मौके पर हुआ था उसे सही पता लगाने की जिम्मेदारी एडवोकेट की होती है, लेकिन ऐसा वह अपने सवाल पूछकर गवाह से उगलवाते हैं कि सच्चाई सामने आ जाए। तो इसके लिए एडवोकेट को विभिन्न प्रकार के लंबे सवाल उस एक्सपर्ट से करने होते हैं, गवाह से करने होते हैं। लेकिन इस केस में तो सवाल पूछे ही नहीं गए थे। गोपीनाथ ने बताया कि यह फोन 2 दिन तक प्रिंसिपल ने अपने कब्जे में रखा था। तो हमने उससे पूछा कि जो ये बात आज आप हमें बता रहे हो, क्या यह सवाल क्रॉस के दौरान पूछा गया था या नहीं पूछा गया था? तो गोपीनाथ ने बहुत सुकून से हमें कहा कि नहीं, वहां ट्रायल कोर्ट में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन अब आप इसे हाई कोर्ट में पूछ लीजिए। यानी कि गोपीनाथ को ऐसा किसी ने विश्वास दिलवाया हुआ था कि जो सवाल आप ट्रायल कोर्ट में नहीं पूछ सकते हैं, वह उस गवाह से दोबारा क्रॉस करके हाई कोर्ट में पूछ सकते हैं।
और ऐसा अनेक आरोपियों के साथ होता है। बहुत आरोपियों को यह पता ही नहीं होता कि गवाही केवल ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट में ही होती है, उसके बाद हाई कोर्ट में गवाही नहीं होती है। यह अनेक केसेस में हमने देखा है कि आरोपियों तथा दूसरे तमाम लोगों के दिमाग में पता नहीं किसने यह खुराफात भर दी होती है कि हर गवाही हर कोर्ट में हर बार होती है, हर कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जबकि सच्चाई इसकी उल्टी है। गवाही केवल एक बार होती है, ट्रायल कोर्ट में होती है, किसी भी अपील की कोर्ट में गवाही नहीं होती है। यदि खराब गवाही के कारण ट्रायल कोर्ट में केस हार गए हो तो वह बिगड़ी हुई गवाही, वह कमतर क्रॉस आपकी किस्मत बन जाता है और उसी खराब गवाही को लेकर आपको हर एक अपीलेट कोर्ट में जाना होता है। हमें दुख है कि गोपीनाथ जिस केस को जीत सकता था, उचित सवाल क्रॉस में पूछकर जीत सकता था, वह उन सवालों को पूछने से रह गया और सच्चाई सामने नहीं आ पाई। गलती किसी की भी रही हो, लेकिन अब उसका नतीजा भुगतना तो गोपीनाथ को पड़ेगा। अब वह अधूरा क्रॉस उसकी किस्मत बन चुका है। हम सब लोग उसके लिए अब शुभकामनाओं से अतिरिक्त कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जो क्रॉस उसने और उसके एडवोकेट ने ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया था, वह उसकी किस्मत बन चुका है और उसे जिस जिस अपीलेट कोर्ट के सामने अब जाना होगा, उसी बेकार से क्रॉस को लेकर जाना होगा। वह क्रॉस जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं था, अब आगे भी कभी नहीं हो पाएगा। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है, उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।